कभी कभार ही ऐसा होता था पहले, मोदी जी के आने से पहले, कि कभी कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी को गले लगाए या जफियां मारे, पपियां मारे। ऐसा होता नहीं था। वही डिप्लोमेसी थी। प्रणब मुखर्जी कहा करते थे कि फॉरेन पॉलिसी में कोई दोस्त नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ होते हैं तो कंट्रीज के अपने हित होते हैं, कंट्रीज के अपने मुद्दे होते हैं बस। यहां कोई दोस्ती यारी नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मोदी जी ने उस एक बेसिक प्रिंसिपल को, जो फॉरेन पॉलिसी का जो बैकबोन था, उस बेसिक प्रिंसिपल को ही उठाकर बाहर फेंक दिया और सोचा कि मैं जितने ज्यादा लोगों से मिलूंगा, जफियां मारूंगा, पपियां मारूंगा, उतना वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो हमने ये पाया कि हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। करीब करीब 100 देशों की यात्रा करके हमने पाया क्या? लोग हमारी बात नहीं सुनते थे। जो देशों के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या बाकी और जो नेशंस हेड हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते थे। हाँ, एक चीज बड़ी जोर शोर से मिलती थी हमको। जब भी प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते थे तो इवेंट मैनेजमेंट होता था। यानी कि वो सेफरनाइज लोग, हिंदुस्तान स्वयं सेवक संघ के लोगों को बुलाया जाता था सरकार के खर्चे पर। सुखोई गए। अब एक ना एक दिन तो सच बाहर आएगा ही ना। आप कब तक छुपा पाओगे उसको? चलिए ठीक है। लेकिन साहब, समिट के नाम से अब हम घबराने शुरू हो गए। क्योंकि जब पहलगाम हुआ था तो पता लगा, सब लोग बोलने लगे कि भाई हाँ ठीक है, कंडेमनेशन तो है, टेररिज्म अच्छा नहीं है, उसको हमको क्रिटिसाइज करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। पर नाम तो किसी का लिया नहीं। नाम नहीं लिया किसी का। ये भारत को खलने लगा कि मैं, मोदी जी 500 मुल्कों के अंदर 100 मुल्कों के अंदर चले गए, जफियां पपियां मार ली, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं। और अब तो पाकिस्तान यूएनएससी का चेयरमैन भी बन गया इस महीने, तो जुलाई के महीने में, और एक कश्मीर का मुद्दा भी उठाने जा रहा है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हुई, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और क्वाड के समिट में, ये पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर, मुझे लगता है कि उसको आप तक थोड़ा डिटेल में पहुंचाना जरूरी है। क्या हुआ ये बताता हूं। शंघाई कोऑपरेशन समिट में चाइना में हो रहा था, और उसमें पाकिस्तान भी था, ईरान भी था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी थे, रशिया भी था। अल्फाबेटिकली सब बोलते हैं, तो इंडिया का नंबर पहले आया, तो पहले राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो बोल लिए। पाकिस्तान का नंबर बाद में आया, तो ख्वाजा आसिफ बाद में बोले। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि राजनाथ बोलना चाहते थे। चेयर पे चाइना था, उसने मना कर दिया, दोबारा नहीं बोल सकते, समिट में एक बार ही बोल सकते हैं आप तो। और दूसरा, इंडिया ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि वन कंट्री हु स्प्रेडिंग द टेरर, इट शुड बी कंडेम्ड बाय टेकिंग द नेम बाय एससीओ समिट। अगर इंडिया खुद नाम लेने की हिम्मत नहीं करता किसी देश की किसी समिट में, तो भाई दूसरों से क्यों उम्मीद रखते हो कि वो नाम लेंगे? तो वहां पे हमारी बड़ी किरकिरी हो गई। अखबारों में न्यूज जो आती है उसको भूल जाइए, जो वहां पे किरकिरी हुई है वो अलग है। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। हमारे यहाँ तो आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें ये है, कल क्वाड का जो फॉरेन मिनिस्टर का समिट खत्म हुआ अमेरिका में, कि पाकिस्तान को बड़ी बहुत झाड़ पड़ गई साहब, और चाइना के बारे में काफी कुछ कड़वे शब्द कहे गए। तो फिर मैंने सोचा एक काम करता हूं भाई, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है मैं उसको पढ़ के देख लेता हूं मैं, कि क्या उसके अंदर पाकिस्तान को कंडेम किया गया है, क्या उसमें गजा के बारे में कुछ लिखा गया है, क्या उसमें चाइना का नाम लिया गया है। और फिर दोपहर होते होते इंडिया की कई न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स जो थी, या चैनल्स की जो वेबसाइट थी, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, नहीं पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान को सुना दिया। बहुत बढ़िया। ये सेम कहानी रिपीट हो रही थी जो एससीओ के अंदर हुआ। जाए हमारे सो कॉल्ड राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए, और क्वाड समिट के अंदर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए वहां पर। तो मैंने पूरी की पूरी साहब वो जॉइंट कम्युनिकेशन था वो निकाल लिया। मैंने कहा वो लेटर निकालू जरा, क्या है जॉइंट कम्युनिकेशन, क्या आया। क्योंकि जॉइंट कम्युनिकेशन वो होता है जब 4 कंट्री थे उसमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, तो उस जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर इंडिया ने साइन किए हैं। इसका मतलब, साइन करने का मतलब है कि इंडिया जो व्यू पॉइंट प्रस्तुत किया जा रहा है, अमेरिका ने जो जॉइंट डिक्लेरेशन बनाई है वहां पे मिलकर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है, चाइना का नाम नहीं है, इसराइल का नाम नहीं है, ईरान का नाम नहीं है, गजा का नाम नहीं है, पैलेस्टीनियन का नाम नहीं है। आप अगर वो पूरी की पूरी जॉइंट डिक्लेरेशन देखें तो आप अपना माथा पीट लेंगे।
अपना माथा पीट लेंगे, जाके दीवारों से सर टकराएंगे कि ये चौथी क्लास का बच्चा होता है ना, स्कूल में जाते हैं तो उनको सिखाया जाता है ना बच्चों को, बच्चों सच बोलना चाहिए, बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों अपने साथ के बच्चों को अपना भाई बहन समझो, बच्चों टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बच्चों आपको क्लीन होके आना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म भी क्लीन होनी चाहिए। ये होता है ना, खाना आराम से बैठ के खाना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, स्कूल में ही सिखाते हैं ना बच्चों को। वही सारी चीजें इस जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर कही गई। और जिन दो देशों का नाम लिया गया, एक देश का नाम था नॉर्थ कोरिया। मुझे समझ में नहीं आया कि नॉर्थ कोरिया फिगर क्यों होता है उसके अंदर, उसका मतलब क्या था नॉर्थ कोरिया का। और दूसरा नाम आता है म्यांमार का, लेकिन वहां चाइना का नाम नहीं आता, तो म्यांमार का नाम क्यों आता है, और आपने कहा क्या। मुझे लगता है कि इसको डाइसेक्ट करने की जरूरत है। अब देखो कैसी गुडी गुडी भाषा में जैसे स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं, पहलगाम के अटैक के बारे में उस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया जिसके ऊपर जयशंकर ने साइन किए। मैं आपको वर्बेटिम बताता हूं कि वो शब्द क्या है, कौन सा मोहल्ला, कौन सा गांव, तो बिना पते की और मेरे नाम की चिट्ठी है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप उसके बाद मैं और आपको बताता हूं कि इसके अंदर और क्या दिया है। वो कहते हैं कि कितने अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं ना, है ना। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन इसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई अल्टीमेटली। और फिर रेयर अर्थ की बात भी आ गई इसके अंदर कि रेयर अर्थ का अटैक कर रहे हैं क्योंकि चाइना ने सप्लाई रोक दी, बाकी के पास है नहीं। फिर कहते हैं कि वी अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफाइड एंड रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन्स, रिलायंस ऑन एनी वन कंट्री। कौन सा एनी वन कंट्री है भाई, ये तो वो इंडिया ने शब्द यूज किए थे ना, द वन कंट्री स्प्रेडिंग द टेरर। रिलायंस ऑन एनी वन कंट्री फॉर प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि रेयर अर्थ एंड डेरिवेटिव गुड्स, प्रोडक्शन एक्सपोजेस आवर इंडस्ट्रीज टू इकोनॉमिक कोर्शन, वो इसको इकोनॉमिक कोर्शन बोल रहे हैं, अत्याचार, प्राइस मैनिपुलेशन एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन विच फर्दर हार्म्स अवर इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि हमारी इकोनॉमी को, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज करता है। कौन डैमेज करता है? चाइना। क्या चाइना का नाम है? नहीं है। इतना डर क्यों भाई, इतना खौफ किस लिए है? अगर इतने बड़े तुम सारे के सारे अपने आप को विश्व गुरु बनते हो, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो भाई साफ साफ बोलो ये चाइना है। अगर पहले पहलगाम पे लिखा था जो मैंने बोला, तो साफ साफ बोलो ना कि पाकिस्तान है। नहीं, नहीं साहब। फिर वही बात आ गई ना, एक समय की बात है, एक मोहल्ले में चौथे घर के अंदर एक राजा रहता था, उसके पास एक कुत्ता था, उस कुत्ते का नाम ये था। वो कहानी चलती रहेगी, कौन राजा था, क्या कुत्ता था, किसका कुत्ता था, कौन सा मोहल्ला था, चौथा घर कौन सा था। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वो स्कूल में जो पहली दूसरी के तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को बताते हैं ना, अच्छा बनो कैसे होते, जो मैंने स्टोरी सुनाई, ये वो सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर। और फिर नॉर्थ कोरिया के बारे में, उसके बारे में लिखा, हाँ, नॉर्थ कोरिया मलिशियस साइबर एक्टिविटी इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट एंड यूज ऑफ वर्कर